5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मतदान का सिलसिला शुरू होने वाला है। 7 नवंबर यानी कल मिजोरम की सभी 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में पहले राउंड में 20 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें 223 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर की बात कही जा रही है। कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के दम पर फिर से सरकार बनाने के लिए ताल ठोक रही है। वहीं बीजेपी 5 साल तक एकदम नदारद रही और अब दावा ठोक रही है कि वो कांग्रेस सरकार को चैलेंज कर रही है। लेकिन बिना सीएम के चेहरे के कौन मैदान में है, ये भी एक सवाल छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि रमन सिंह इस बार चेहरे के तौर पर सामने नहीं रखे गए। लेकिन चुनाव से ठीक पहले महादेव बेटिंग ऐप स्कैम से पूरे छत्तीसगढ़ में एक सियासी भूचाल जैसा मचा हुआ है, जिसको देखिए उसकी जुबान पर यही चर्चा चल रही है। ईडी की गिरफ्त में मुख्य आरोपी ने भूपेश बघेल पर 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है। चुनावों से ठीक पहले इस तरीके के आरोप, ईडी की कार्रवाई किस तरीके के मसले रखती है, किस तरीके के राजनीतिक बदलाव को रखती है और क्या इसका कोई फ़ायदा होता है, ये भी एक बड़ा सवाल लोगों के बीच चर्चा का विषय है। इस मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। बघेल भी मजबूती के साथ बीजेपी को जवाब दे रहे हैं। क्या इससे कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा चस्पा होता है उस सरकार पे, जैसा कि कर्नाटक में हुआ था? क्या फ्रंट फुट पर खेल रही कांग्रेस अब बैक फुट पे आ जाएगी? छत्तीसगढ़ में बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या है? इन्हीं सवालों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं आवाज़ अड्डा में। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो वरिष्ठ मेहमान हैं, उसमें बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट सतीश के सिंह जी हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, प्रेम कुमार जी और छत्तीसगढ़ से शिरीष मिश्रा, दरअसल नाम से ठीक कर लीजिएगा, शिरीष मिश्रा है, जो वहाँ कई चैनलों के संपादक रह चुके हैं और बहुत लंबे समय तक ग्राउंड में वहाँ पे काम किया है। तो शिरीष जी से हम समझेंगे कि दरअसल छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है। वैसे शिरीष जी की एक विशेषता बता दूं मैं, पिछली बार के चुनाव में मेरी जो अपनी रिसर्च चलती रहती है, उसमें एकमात्र पत्रकार थे जिन्होंने ये घोषणा की थी कि यहाँ कांग्रेस ज़बरदस्त विक्ट्री करेगी, और ये सिर्फ शिरीष जी ने मुझे बताया था। खैर, चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है। शिरीष जी आपके पास थोड़ा देर से आते हैं, पहले सतीश जी के पास चलते हैं वरिष्ठता के क्रम में। सतीश जी, क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ में? क्या चल रहा है? चुनाव से ठीक पहले आप अगर ये सवाल पूछते हैं। अच्छा सतीश जी, माफ़ी के साथ एक निवेदन है, जो कि हम लोग मतलब क्या कहें, दायरे के अंदर काम करते हैं, तो चुनाव आयोग बार बार गुस्सा हो जाता है कि आप लोग ये सब पोल वोल की बातें मत करिए ठीक एक दिन पहले। तो उस मर्यादा का ध्यान रखते हुए हम लोग किसी ओपिनियन पोल का हवाला नहीं देंगे। आप शुरू करिए सर, सतीश जी। मैं तो ऐसे भी ओपिनियन और ये सब पोल को मानता अरे मैंने एक जेनरिक सबके लिए बोला है, जिससे दर्शक एकदम अवेयर रहे कि हम कोई गड़बड़ नहीं करते भाई। नहीं, दरअसल आप मेरे बोलने से ठीक पहले, अरे वो भूल गया था दरअसल में, एक्चुअली वो। अब चलिए छोड़ दीजिए इसको जी। देखिए, छत्तीसगढ़ मैं मानता हूँ, हाँ, इस बार जहां भी चुनाव हो रहे हैं, असेंबली चुनाव, उसमें जो कांग्रेस का जो सबसे ज्यादा चांस है वो छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा है। मैं छत्तीसगढ़ को एक मॉडल स्टेट भी मानता हूं कांग्रेस के लिए। मैं भी इसी विचार का पिछले बार था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जो है स्वीप करेगी, ऐसा मैं मानता था। और दूसरी चीज ये भी है कि चाहे स्कीम हो, चाहे नेतृत्व हो, चाहे राहुल गांधी का कॉन्सेंट्रेशन हो, और वहां की मतलब हर तरह से हमको लगता है कि उन्होंने वो छत्तीसगढ़ का एक मॉडल बनाया था, और वो उसका नतीजा भी उनको मिला था, पहली बात। तो अब उस लिहाज से देखिए, अब इस बार के चुनाव में जहां भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, एक खास चीज मुझे दिखाई पड़ती है कि वहां के जो इनकम्बेंट एमएलए हैं, उन लोगों ने काम कितना किया है, मतलब एमएलए के प्रति एंटी इनकम्बेंसी कितना है। मैं मानता हूं कि भूपेश बघेल का एक सर्वमान्य चेहरा है, कद्दावर चेहरा है। हो सकता है कि महादेव ऐप से जो है वो धूमिल हुई हो, मुझे लगता नहीं है। सब कुछ निर्भर करता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्कीम्स के रूप में, सोशल सिक्योरिटी के स्कीम में और तरह तरह के जो स्कीम्स है, जिसका आजकल बहुत कांग्रेस वाले फ्रीबी और
गारंटी का हवाला देते हैं, उसमें उन लोगों ने डिलीवरी क्या की। अगर डिलीवरी अच्छा होगा, वो हम यहां से नहीं कह सकते कि क्या है, और ना किसी ओपिनियन पोल वाले की मतलब उनके कुवत में है कि वो ये सब चीजों का पता लगा ले। तो अगर ग्राउंड पर डिलीवरी अच्छी हुई होगी, तो आप ये मान के चलिए कि आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या होने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी चीज एक और, इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। जैसे भूपेश बघेल तो कश्मीर फाइल का मंचन भी करवाते हैं, और वहां पर जातिगत जो कास्ट काउंट वाली बात है, जाति गणना, ऐसे मुद्दे, चाहे बेरोजगारी, चाहे आदिवासियों का सवाल, चाहे किसानी का सवाल, और इस तरह के जो सवाल, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब सवाल जो है, वो इसलिए वो हमको लगता है कि, और फिर भी, और एक भी और भी बात कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार कहीं पर कोई चेहरा नहीं, बहुत सारे चेहरे हैं, नहीं तो कमल का चेहरा। तो वो हमें लगता है कि वो छत्तीसगढ़ में ये एक एडवांटेज देगी कांग्रेस पार्टी को, ऐसा मेरा मानना है। जी शिरीष जी, अब आपकी बारी है, थोड़ा ग्राउंड समझ लें। छत्तीसगढ़ में क्या माहौल है, मैं इसको कॉन्टेक्स्ट में रख देता हूँ जिससे थोड़ा पॉइंटेड जवाब आप दें। बीजेपी पूरे 5 साल नदारत रही, कहीं वो दिखती नहीं थी, कुछ करते भी नहीं थे, पता नहीं करते ही नहीं करते, या हो सकता है राष्ट्रीय हम लोगों को पता नहीं चलता, वो करते ही रहे हों। दूसरा, भूपेश बघेल को ऐसा कोई चैलेंज जैसी चीज़ दिख नहीं रही, वही सबसे ज़्यादा फ्रंट फुट पे खेलते हुए दिख रहे हैं। और तीसरा ये, अभी ये महादेव ऐप जो चस्पा कर दिया गया है, अब आप इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे समझाइए कि छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। देखिए, आपके साथ जो पैनल है उसमें बहुत वरिष्ठ लोग हैं, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ में, जिस दिन छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई 1 नवंबर 2000, उसके ठीक 40 दिन बाद मैं छत्तीसगढ़ में आ गया। आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, आप मेरे साथ यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया में थे। और उस समय जो माहौल था, 3 साल तक ऐसा लग रहा था कि सिर्फ अजीत जोगी, अजीत जोगी, अजीत जोगी हैं। अजीत जोगी 2 चीजों के जनक थे, एक छत्तीसगढ़ियावाद, जिसे छत्तीसगढ़ अस्मिता, सम्मान और स्वाभिमान से जोड़ के देखा जा रहा। दूसरी चीज थी जो धान की राजनीति, इसके जनक अजीत जोगी। और भूपेश बघेल जी उनकी सरकार के एक महत्वपूर्ण मंत्री थे, राजस्व मंत्री थे। तो यदि ये कहा जाए कि सारे लोग जोगी स्कूल के हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जहां तक जो छत्तीसगढ़ में माहौल बन रहा है या बनता दिख रहा है, जिनके बारे में आपने अपने शुरुआती बात में कहा कि सामने कोई चेहरा नहीं, इस बात को अजीत जोगी बहुत चैलेंज करते थे कि भाजपा में कौन चेहरा है, दिलीप सिंह जूदेव हैं कि रमेश बैस हैं कि नंद कुमार साय हैं कि डॉक्टर रमन सिंह हैं कि ब्रजमोहन अग्रवाल है। भूपेश बघेल इस मामले में थोड़े से मंजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने कभी बीजेपी को चैलेंज नहीं किया कि सामने कौन। और बीजेपी ने जो पिछले चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई 68 सीट पर, और बीजेपी ने 4 महीने बाद, 5 महीने बाद जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी ने करीब करीब 67 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को पीछे कर दिया। और भाजपा को सिर्फ 1 लोकसभा सीट का नुकसान हुआ, उसके पास 10 थी तो 9 बची। और सबसे ज्यादा मंत्री जिस संभाग से थे, दुर्ग संभाग से, चीफ मिनिस्टर को मिलाकर, वहां भाजपा की सबसे बड़ी जीत हुई। 3,80,000 मतों से उनका लोकसभा जो उम्मीदवार है वो जीता, विजय बघेल, जो अभी भूपेश बघेल जी के सामने है और उनके रिश्ते में भतीजे लगते हैं। इन्होंने भूपेश बघेल जी को 2008 में चुनाव हरा चुके हैं, और लोकसभा में ये भूपेश बघेल जी के गांव, उनके खुद के गांव से इनको बड़ी लीड थी। भूपेश बघेल जी के गांव से लगभग सभी बूथों में कांग्रेस की हार हुई थी, और कांग्रेस की इतनी बड़ी हार हुई थी। तो ये कहना थोड़ा सा ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। लेकिन ये बात आपकी सही है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन में उनके काम से ज्यादा उनके कार्यकर्ता उनसे नाखुश हो गए थे। सरकार में एक एरोगेंसी का लेवल बढ़ गया था, करप्शन के चार्जेस बढ़ गए थे, और कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि बहुत ज्यादा उपेक्षा हो रही है। तो पार्टी कुछ 40, 50, 60 लोगों के बीच में सीमित थी, सत्ता और संगठन के बीच में। तो उनको लगा कि इस बार अपनी पार्टी को सबक सिखाया जाए। और जब पूरे लोकसभा के उम्मीदवार जो पहले के थे वो बदल दिए गए, तो 2019 में जो परिणाम आया भाजपा के बहुत पक्ष में था। वहां से भाजपा को एक संजीवनी मिलना शुरू हुई। लेकिन भाजपा ने इन 4 सालों में प्रयास किया कि जो उसकी पुरानी लीडरशिप है, या तो उसको
पॉज कर दिया जाए और कुछ नए लोगों को पैदा करने की कोशिश की जाए। लेकिन वो लीडरशिप इतनी स्ट्रांग थी अपने अपने क्षेत्र में कि नए लोग जिस तरह से उभरने थे वो नहीं उभर पाए। केवल कुछ लोगों की बात करूंगा कि ओपी चौधरी थोड़े से बड़े, केदार कश्यप बड़े, विजय शर्मा जो कवर्धा चुनाव लड़ रहे हैं वो बड़े, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जो कोटा चुनाव लड़ रहे हैं वो बड़े। ऐसे भाजपा में कुछ बहुत चुनिंदा लोग बड़े, उस तरह से लीडरशिप भाजपा की बड़ी नहीं। और भाजपा में लगातार प्रभारी बदले, पहले डी पुरंदेश्वरी थी जो एनटी रामाराव जी की बेटी थी, उसके बाद फिर ओम माथुर आए। इस बीच में अलग अलग स्तर पर भी शिरीष ओपी चौधरी जो हैं वो अभी एकदम पॉलिटिकल लैंग्वेज में कहूँ कोट एंड कोट छौने हैं। अभी उनको बहुत सीखना पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 4 साल में क्या कोई टक्कर की स्थिति, जैसे कमलनाथ लड़ते दिखते थे मध्य प्रदेश में, ऐसा कुछ काम बीजेपी कर रही थी क्या वहां पे? पीछे नीरज एक बड़ी वजह ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेताओं के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगा दिए गए थे उस कांग्रेस के लीडरशिप ने। हाँ। तो उनको लगता था कि जब हम इनके ऊपर अटैक करेंगे तो हमारे ऊपर अटैक होगा। फिर धीरे धीरे करके जब इनकी चीजें सामने आने लगी तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने थोड़ी थोड़ी हिम्मत करके सामने आना शुरू हुआ। फिर कांग्रेस के अंदर भी जो 2.5 साल वाला एक जो कॉन्सेप्ट था, जिसके चलते कांग्रेस के अंदर का इन्फ्लिक्ट जो आपस का कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता गया और अलग अलग खेमेबंदी होती गई। और सीएम के साथ के जो लोग थे उनके सामने दूसरे खेमे लगभग खत्म होते से दिखाई दिए। तब भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बढ़ना शुरू किया और ओम माथुर के आने के पहले तक नितिन नवीन, अजय जामवाल, पवन साय, ये जो अलग अलग लोग थे, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का बेस तैयार कर लिया। एक एक विधानसभा में कई बार इन्होंने। अभी टक्कर में है, अब मैं केबीसी वाला क्वेश्चन, टक्कर में है, एक तरफा है, या पता नहीं छत्तीसगढ़ में क्या? आज मैं आपको बोलूंगा। हाँ। तो पैनल में जितने लोग बैठे हैं और आप भी मेरी बात पर शायद यकीन ना करें, कांग्रेस आज से 30 दिन 40 दिन पहले तक टक्कर में थी। पिछले 20-22 दिनों से स्थितियां बहुत बदल चुकी हैं और चुनाव परिणाम वो होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जो स्थितियां ग्राउंड पर हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक को लगभग 6 हिस्से में बांट दिया हर विधानसभा में। मतलब आप कह रहे हो कि कुछ भी हो सकता है ना? कुछ भी नहीं, मेरे हिसाब से वही स्थिति है जो भारतीय जनता पार्टी की पिछले चुनाव में हुई। कांग्रेस भी लगभग उस स्थिति तक पहुंच चुकी है। अरे तो फिर बात तो वही हो गई ना कि बीजेपी गेम पलट सकती है। बीजेपी गेम पलटने जा रही है अभी तक की स्थिति। देखो शिरीष भाई, संस्कृत का एक श्लोक है कि दुनिया में किसी चीज़ पे आश्चर्य नहीं करना चाहिए। मैं निजी तौर पे नहीं करता हूँ, मैंने इसीलिए आपका कोट पहले दे दिया था अपने डिफेंस में कि 5 साल पहले मैंने शिरीष से पूछा था तो आप एकमात्र सोच थे हमारे छत्तीसगढ़ में, तो मैंने उसको मान लिया था। तो इसलिए मैं आश्चर्य किसी चीज़ पर नहीं करता हूँ, कुछ भी हो सकता है। ये बहुत समय ऐसा चल रहा है। प्रेम कुमार जी, आपका अनुमान क्या है, छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है? शिरीष जी तो कह रहे हैं गेम दूसरी तरफ जा रहा है। देखिए वाजपेयी जी, इतने बड़े बड़े ओपिनियन पोल्स हैं, उसका जिक्र करना आपने मना कर दिया, तो हमारा ओपिनियन पोल से भी नहीं, अरे फिर आप ना पहली लाइन पे इधर ना तो आपको दिख क्या रहा है? जैसे अपनी ओपिनियन हो सकती है ना, बताइए। देखिए छत्तीसगढ़ में जो मुद्दे उठ रहे हैं और लास्ट आवर में जिस तरीके से करप्शन का मुद्दा वो भी मुख्यमंत्री को सेंटर करके उठाया जा रहा है, तो ये सिम्टम्स बेचैनी का होता है कि भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। तो कैसे चुनाव जीता जाए? तो अब कुछ नहीं दिख रहा है, तो मुख्यमंत्री को किस तरीके से ग्रिल किया जाए। अनऑथराइज्ड एविडेंस के तहत ईडी जैसी जिसकी क्रेडिबिलिटी मानी जाती रही है हाल के दिनों में छोड़ करके कि भाई ईडी बोला मतलब महत्वपूर्ण बात, वो भी अनऑथराइज्ड एविडेंस को सामने रख देती है और उसका असर मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत छवि पर पड़ता है या पड़ेगा, पड़ सकता है। तो ये हथकंडे जब अपनाए जाने लगे तो इसके सिम्टम्स होते हैं चुनाव में पिछड़ने का। तो मैं इस हिसाब से आकलन करता हूं। फिर भी छत्तीसगढ़ में ऐसा भी नहीं है कि कोई एक तरफा मुकाबला चल रहा है। कांग्रेस की सीटें घट रही हैं, घटती हुई दिख रही हैं, और बीजेपी बढ़ती हुई दिख रही है, ये सबको नजर आ रहा है। लेकिन वो लेवल की जिसमें सत्ता परिवर्तन हो जाए या नहीं हो जाए, रोचक तो यही होगा जानना। तो इस बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है,
लेकिन मुझे लग रहा है कि मुद्दों के आधार पर कांग्रेस ने एक बड़ी अरे बढ़त की प्रेम है। कुमार जी, आप अपने आप को हैज तो नहीं कर रहे हो? देखिए, मैं आवाज एटम बहुत ओपन चर्चा होती, कुछ समय पहले तक, मतलब इससे ठीक पहले जो भी मैंने राजनीतिक शो किए हैं राज्यों में, उसमें किसी ने भी ये नहीं कहा कि कांग्रेस गिवन है, मतलब वहाँ पे छत्तीसगढ़ में कुछ हो ही नहीं रहा, वही उधर ही कांग्रेस ही जीते, ये सबकी राय थी, एनालिस्टों की, सबकी, और इसमें कोई बुराई नहीं थी, सबकी राय हो सकती है। आज आप एकदम कह रहे हो कि कुछ भी हो सकता है, बीजेपी गेन कर रही है, ये क्या हैज कर रहे हैं आप? नहीं, जब बीजेपी अगर 14 सीट से 35 सीट और 30 सीट के बीच जा रही तो जबरदस्त फायदा ना, दुगने से ज्यादा फायदा उसको दिख रहा है, एक मोटे तौर पर बात है। लेकिन मैंने पहले कहा कि मैजिक फिगर को क्रॉस करना ये एक अलग बात होती है, ये चमत्कारिक बात होती है। ये जो चमत्कारिक बात हमारे शिरीष जी कह रहे हैं, हम नहीं सहमत हैं, वो वहां से कह रहे हैं तो अभी उनका सम्मान है। लेकिन मुझे जो लग रहा है, जिन मुद्दों को कांग्रेस ने पकड़ा है, चाहे किसान का इशू है, धान का इशू है, तेंदुपत्ता का इशू है, आदिवासी का मुद्दा है, इन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस जितना आक्रामक तरीके से है, इसके सामने बीजेपी दिख नहीं रही है और मुद्दे असर करेंगे। और ये चूंकि नहीं दिख रहे, इसीलिए ये सीएम को कटघरे में खड़ा करने वाला मसला आया है, ये मैं कह रहा हूं मोटे तौर पर। ये क्या चस्पा नहीं हो जाएगा क्या? ये महादेव सुन ऐप, नहीं पाया। महादेव ऐप वाला मुद्दा क्या चिपक जाएगा क्या? नहीं चिपकेगा? महादेव ऐप का मुद्दा अगर इस रूप में जाए कि वाकई ऐसा कुछ हुआ है, तो देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा कर्नाटक में क्यों चला? क्योंकि उस मुद्दे को जनता ने उठाया था। अगर मुद्दा जनता उठाती है और पॉलिटिकल पार्टी उठाती है, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो यहाँ पर मुद्दा पॉलिटिकल पार्टी उठा रही, तो इसलिए ये मुद्दा तुरंत परवान चढ़ जाएगा, इसका कोई आसार नहीं। सच ये है कि जब कभी भी ईडी और सीबीआई के माध्यम से मुद्दे उठाए गए हैं, वो बैकफायर किया है। तो हम तो पहले से कहते रहे, छत्तीसगढ़ में भी बैकफायर ही करेगा, बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये भ्रष्टाचार का मुद्दा चस्पा होने वाला है ही नहीं, क्योंकि मुद्दे भ्रष्टाचार के हमेशा जनता की ओर से उठते हैं। ठीक, प्रेम जी परिणाम लाते, पॉइंट टेकन सर। हर्षवर्धन जी, आखिरी समय में ये ईडी कार्रवाई, उस एक आरोपी का कहना कि हमने 508 करोड़ दिए हैं, 5 साल तक कुछ ना करते रहना, क्या स्वतंत्र विचार क्या है आपको? छत्तीसगढ़ में क्या हो सकता है? देखिए नीरज जी, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसमें मैं भी ये मानता हूं कि कांग्रेस के लिए सर्वाधिक उम्मीद है, या अगर मैं और उसको स्पष्ट तौर पर कहूं तो एकमात्र राज्य है जहां उसको अच्छे से उम्मीद है। एकमात्र राज्य है 5 राज्यों में। और ये भी सच है कि भूपेश बघेल ने छवि निर्माण, हेडलाइन मैनेजमेंट जिसको कहते हैं वो वाला प्रबंधन, और जिसको कहते हैं ना कि जो छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की जो राजनीति की, उसने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर किया। दूसरा, जिसको लेकर बार बार ये कहा जाता है और सचमुच ये सोचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी बहुत बड़े नेता हैं। आज की तारीख में उनके सामने जो भी नेता खड़ा होता है वो 1/3 1/4 पर खड़ा होता है, लेकिन राज्यों में स्थानीय नेतृत्व चाहिए। जो जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो कोई चेहरा चाहिए। 2018 में मैं तीनों राज्यों में कहता हूं कि युग समाप्त हुआ था। रमन सिंह जी, वसुंधरा जी और शिवराज जी। शिवराज जी ने अपने आप को री इन्वेंट किया था, लेकिन वसुंधरा और रमन सिंह अपने को री इन्वेंट नहीं कर पाए। वसुंधरा का भले प्रभाव हो, और रमन सिंह तक आते आते ये सारी चीजें, जो री इन्वेंशन शिवराज जी का है और वसुंधरा का जो अपना अक्खड़ जो शाही वाला है, वो भी खत्म हो जाता है। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो अभी चढ़ान पर दिख रही, कितनी चढ़ गई। मेरा ये मानना है कि बिल्कुल ये सही है कि भ्रष्टाचार वगैरह के मामले कभी कोई बहुत असर करते हो, ऐसा नहीं है। कर्नाटक में सेकुलर वोटों का एक ध्रुवीकरण, वो बहुत काम किया। कर्नाटक में एक ठेकेदार ने, जिसने चिट्ठी लिखी, फिर आत्महत्या कर ली, फिर बहुत कुछ हुआ, पता चला कि वो जो एसोसिएशन है उसी को पेमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन वो मुद्दा बन गया। जबकि बासवराज बोम्मई के ऊपर थोड़ी ना कोई आरोप। सवाल ये है कि क्या कनेक्ट होता दिखता है क्या सरकार से। अब मैं आपको बताऊं, पिछले कुछ समय से मेरा यह मानना था कि बड़ा भारी अंतर रहने वाला है भाजपा कांग्रेस में, जिसमें कांग्रेस अपर हैंड है। लेकिन सोचिए, कांग्रेस ने अपनी चुनावी जो कहें कि पोस्टर वाली जो चुनावी अभियान वाली रणनीति होती है, उससे भूपेश बघेल को आउट कर दिया। अब आउट मतलब ऐसा नहीं कि उनका पोस्टर नहीं है, पोस्टर उनका है, टीएस सिंहदेव का है, प्रदेश अध्यक्ष का, 5 लोग अब पोस्टर में, अकेले नहीं रह गए।
दूसरा क्या हुआ, मेरी इधर भिलाई दुर्ग में जम के लोगों से बात हुई, कोई बता रहा अच्छा वो जूस वाला था, वो एजेंट थे, वो सट्टा लगवाते थे। और ये ईडी की जांच से पहले, ईडी के आरोप से पहले, शुभम सोनी के जो वीडियो उसने जारी किया है उससे पहले, कम से कम जो भिलाई है वहां लोग जानते हैं कि भैया इनके कांग्रेस से कुछ तार जुड़े हुए थे। अब ये कैसे सरकार साबित करेगी, कैसे एजेंसी साबित करेगी, ये आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, केंद्र सरकार ये सब कर रही। लेकिन भिलाई में लोगों का ये मानना है कि रायपुर तक इसके तार जुड़े हुए थे और इसमें कांग्रेसी सरकार का संरक्षण। हर्षवर्धन जी, अगर ये मैं इसको इसलिए मैं खारिज करूंगा कि अगर ये मान लो पता भी था वहां स्थानीय, तो कांग्रेस नेता बीजेपी वाले सो रहे थे कि अगर उनको मान लो ईडी का इस्तेमाल करना ही था तो पहले कर लेते ना। अब वो 24 घंटा पहले आप ये सब दंडाबाद खड़ा करो, कौन मानेगा आपकी? नहीं, मैं उसी बात को पूरा कर रहा था। अच्छा हुआ कि वही सवाल आपने पूछा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी न इसको आंदोलन बना पाई, कवर्धा में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति हुई, न उसको आंदोलन बना पाई। बिना कपड़ों के दलित बच्चे वो राय प्रदर्शन करते हैं, उसको मुद्दा नहीं बना पाई। और जो सबसे बड़ी बात है, जिसको हम बार बार कहते हैं कि जब छत्तीसगढ़िया राजनीति की स्वाभिमान की बात होती है तो सबसे अधिक काम चाहे राज्य बनाने का हो, चाहे राज्य के नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के तौर पर हो, वहां सबसे अधिक काम किया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए भारतीय जनता पार्टी का कि आदिवासी इलाकों में उसको मुश्किल हो गई। उसके पास कोई बड़ा आदिवासी नेता ही नहीं रह गया जो खड़ा होकर कहता कि हाँ ठीक है भाई, हमने ये काम किया, हम क्रिश्चियन मिशनरीज से लड़ रहे हैं, हम उनको मुख्य धारा में ले आए। नंबर एक। नंबर दो, ये जो भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में संघर्ष है, वो अभी भी, जिसको कहते हैं कि भाजपा उस गैप को कहीं से भी नहीं कर पाई। और मुझे एक बात ठीक लगी, और शायद ये जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनको बिल्कुल हटाना चाहिए था, सारे नेताओं को नहीं हटा पाए। ये वाले नेता डर रहे होंगे कि हम आंदोलन करेंगे, हमारा वाला भ्रष्टाचार वाला मामला ना आ जाए, हमारे ऊपर जो आरोप ना लगे। नहीं तो ये हर्षवर्धन जी, ये फिर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की कमजोरी है, जो आरोप आप बीजेपी पे, हमें कांग्रेस में हमेशा लगता था। मैं एक छोटा सवाल सीरियस से लूँ, उसके बाद सतीश जी आपको बताता हूँ। ये एक तो मतलब एसी कमरों वाली पॉलिटिक्स वहाँ चलती रही बीजेपी की, कुछ किया हुआ है नहीं। आप भी मान रहे हो कि ग्राउंड पे उतर नहीं, या ये डर था कि मैं करूँगा तो मेरे खिलाफ कोई केस ना खुल जाए। केंद्रीय नेतृत्व ने भी कुछ, 5 साल बड़ा लंबा समय होता है सर, पार्टी धो पोछ के एकदम नई कर दी जाती है। वहाँ कुछ नहीं हुआ, सब वैसे ही चल रहा है। चौधरी जी को भेजा भी, बेचारे भी एकदम नए नए पहुँचे हैं, क्या करेंगे वहाँ पे। दूसरा ये कि एक जैसे एक आरोप ने एक बात कही जाती है राजनीतिक बदकही में कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है और महंगाई कोई मुद्दा नहीं, बेरोजगार कोई मुद्दा नहीं है। बट अगर आप डीप रिसर्च करिए ना तो आपको समझ में आएगा कि इशू क्या था। जैसे भ्रष्टाचार के मुद्दे पे यूपीए 2 सरकार गिरी थी केंद्र में, ऐसा बड़े बड़े पिक्चर में लोग बताते हैं। मुझे लगता है कि शायद वो एक बहुत शैलो एनालिसिस है, वो पॉलिसी पैरालिसिस की सरकार गिरी थी। अगर आप डीप रिसर्च करेंगे तो मैं तथ्यों से प्रूव कर दूंगा इसको। वैसे ही प्याज पे सुषमा स्वराज की सरकार गिर गई थी, प्याज पे नहीं गिरी थी सर, वो दूसरे रीजन थे, तब मैं दिल्ली में ही पढ़ता था। लेकिन खैर शिरीष, ये महादेव अब तो हमको नहीं लगता कि एकदम 24 घंटे पहले कुछ लगाया तो वर्क कर देगा। ग्राउंड पे क्या वर्क कर रहा है? जो आप कह रहे हो कि गेम पलट रहा है, तो क्या वर्क क्या कर रहा है उनके खिलाफ? या किस्मत से बोर हो गए हम बघेल जी से, तो इसलिए अब बदल लाते हैं, चलो क्या काम कर रहा है? देखिए नीरज जी, ये जिन मुद्दों की बात की जा रही है, चाहे पीएससी में अपने लोगों को सिलेक्शन को लेके एक बड़ा मुद्दा बनाया बीजेपी ने, प्रधानमंत्री आवास को लेके एक बड़ा मुद्दा बनाया बीजेपी ने, और बस्तर में खासतौर पर नारायणपुर में धर्मांतरण को एक बड़ा मुद्दा बनाया, कवर्धा में सांप्रदायिक हिंसा को एक मुद्दा बनाया, बीरनपुर में भी। लेकिन क्या है कि कांग्रेस के जिन 22 विधायकों की टिकट कटी है, उसमें से कुछ विधायक ऐसे थे जो जीतने की स्थिति में थे, उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, बड़े लंबे अंतराल से जीते थे वो। लेकिन कांग्रेस की इनफाइटिंग और उन विधायकों के अलग अलग स्तर पर जो संलग्नीकरण था अलग अलग लोगों से, वो ऐसे ग्रुप के रूप में आइडेंटिफाई हो गए जिनसे कांग्रेसी बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखती थी। और मुख्यमंत्री जी का अपना एक जो ग्रुप था, उससे जो चीजें चलती थी वो बाकी लोगों के साथ तालमेल में नहीं होती थी। और यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों जो लगातार तबादले हुए, और जो जो घटनाक्रम अलग अलग जिलों में, हर जिले की अलग कहानी है, हर इलाके का अलग एक राजनीतिक समीकरण है, जिसने कांग्रेस को अंदर से धीरे धीरे ऐसा खोखला किया। मेरा ऐसा मानना है, बाकी लोग सहमत नहीं हो सकते क्योंकि वो दिल्ली बैठते हैं और उनके सोर्स अलग होंगे, हमारे पास
जो बात होती है, हम खुद जाते हैं और लगातार 23 साल से छत्तीसगढ़ में, तो कांग्रेस में भूपेश बघेल लगभग उस स्थिति में पहुंच गए जिस स्थिति में अजीत जोगी 2000 से 2003 के बीच में पहुंच गए थे, जहां पर सारी चीजें उन पर सेंट्रिक हो गई और बाकी लोग जो थे वो इस पूरी चीज में तमाशा देखने वाली स्थिति के लिए रुके हुए थे। तो अब कांग्रेस में जो बाकी ग्रुप है, चाहे टीएस सिंहदेव की बात करें, चाहे चरणदास महंत की बात करें, चाहे हम अमितेश शुक्ला की बात करें, चाहे सत्यनारायण शर्मा की बात करें, अलग अलग इलाके में अलग अलग नेता है। और सबसे ज्यादा जो खास तौर पर देखने में आया कि सबसे ज्यादा लोगों ने कांग्रेस छोड़ी और इस पीरियड में सबसे ज्यादा बीजेपी को लोगों ने ज्वाइन किया। ये एक अपने आप में बहुत सोचने वाली बात थी। मेरे को भी समझ में नहीं आता कि ऐसा हो क्यों रहा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस में क्यों नहीं जा रहे। जब यदि छत्तीसगढ़ स्वाभिमान की बात हो, जो राम वन गमन पर सॉफ्ट हिंदुत्व की बात हो, या फिर धान की जो पॉलिटिक्स है, किसान की जो पॉलिटिक्स है, वो वर्क होती दिखती है। लेकिन साथ साथ जब शराबबंदी वाली बात आती है, साथ साथ जब एक ओबीसी का एक वर्ग है जो मुख्यमंत्री जी से अपने वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं होने के कारण नाराज दिखाई देता है, तो कांग्रेस में जो इनफाइटिंग थी, शिरीष, उसने कांग्रेस मैं को आपके पास दोबारा से आता हूँ। बहुत एक वन लाइन जवाब चाहिए, फिर मैं सतीश जी पे फिर आता हूँ। एक तरफ है कि पार्टी का भीतरघात, ग्रुपबाजी, टिकट इनसे नहीं मिले, उनसे नहीं मिले, बीजेपी वाले आ गए, प्रशासनिक अधिकारी भी अपना गलत खेमेबंदी कर रहे हैं। एक तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। दूसरी तरफ है कि वो राहुल जी ने 7-8 गारंटी दे दी हैं, बहुत तरह तरह की स्कीम है, राम गमन पथ भी बना दिया, हिंदू का कार्ड भी खेल लिया, सब कुछ है। व्हाट इज वर्किंग फाइन? ये इधर वाला ज्यादा फाइन कर रहा है क्या काम, भीतरघात वाला स्ट्रक्चर? देखिए, आपने एक लाइनर मेरे से जवाब चाहा। नहीं, एक्सप्लेन तो बाद में कराऊंगा मैं। पहले आप एक लाइनर बता दो, फिर बाद में एक्सप्लेन कराएंगे। अभी तो मैं सतीश जी के पास जाना चाहता हूँ। एक लाइन बताइए, क्या ज्यादा वर्क कर रहा है? भीतरघात के कारण दिक्कत में आ रही है वो? दो चीजें, अकेले भीतरघात भी नहीं है। ये मान लीजिए कि कांग्रेस में एकाधिकारवाद ने कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। जैसा डॉक्टर रमन सिंह जी के टाइम स्थिति बन चुकी थी 2018 में, लगभग वही स्थिति अजीत जोगी के टाइम जो स्थिति बन चुकी थी, वही स्थिति दोनों पार्टियों में। जब मुख्यमंत्री का एकाधिकार सभी जगह हो जाए तो फिर पार्टी के बाकी लोग उससे एसोसिएट नहीं होते, और जिसका फायदा हमेशा सामने वाले दल को होता है। जी सतीश जी, एक नई कहानी बता रहे हैं शिरीष जी, जो कि ग्राउंड पे है, कि एक डिफरेंट लेवल पे इश्यूज खड़े हो रहे हैं जिनको शायद राष्ट्रीय मीडिया में हम लोग नहीं देख पाते। 75 तो नाम ले लिया, हमको तो इतने नाम ही नहीं पता छत्तीसगढ़ में इतने नेता भी हैं। देखिए, राष्ट्रीय मीडिया तो क्या क्या देखता और क्या नहीं देखना चाहता उसकी बात छोड़ दीजिए। मेरा ये कहना है कि मैं उनकी बातें आंखें खोलने वाली है, क्योंकि उस जमीन पे है। तो मैं उसको डिसमिस नहीं कर सकता, या आप समझ लीजिए। मुझे भी लग रहा है कि जो वो बोल रहे हैं उसमें वो 2-3 जो आपने 2 प्रोपोजिशन रखे, एकाधिकार की समस्या होगी और वो प्रभुत्व रहेगा। कांग्रेस शुरू से ही ना 5-6 कांग्रेस सब अपना ही कांग्रेस चलाते हैं, वो एक समस्या बनी होगी। दूसरा ये है कि आप देखे होंगे, ये हो सकता है कि भूपेश बघेल अगर वो जमीन पर कितना वो अप्रोचेबल थे नहीं थे हम नहीं जानते, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जानता हूँ, लेकिन उनको आप असम में देख सकते हैं, बिहार में देख सकते हैं, यूपी के चुनाव में देख सकते हैं, आप कहीं भी चुनाव हो तो वही जाते थे, ऐसा लग रहा है। तो ये एक कारण दूसरा हो गया। तीसरा ये भी है कि मेरा ऐसा मानना है, अभी आप लोग बात कर रहे हैं करप्शन की। करप्शन क्या ना, जब अभाव, लोगों को कमी, लोगों को बेरोजगारी, लोगों को महंगाई आदि आदि दिखता है और उसका ठीकरा वो एक व्यक्ति पर फोड़ते हैं। अब वो एक व्यक्ति यहाँ बघेल होंगे, ये कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, ये एक बहुत बड़ा फैसला करने वाली चीज होगी। इसलिए मैंने कहा कि जो एंटी इनकम्बेंसी एमएलएस के खिलाफ होती है, जनरली हमने देखा है 55-50% हार ही जाते, तो या तो आप सीट बदल देते हो उनकी या फिर टिकट काट देते हो, ये सब मसला होगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि वो भाई साहब जो बोल रहे हैं उनकी बातों से लगता है कि फिर ये अगर रिजल्ट छत्तीसगढ़ से आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ये 5 राज्य जो है, जिसे 5-6 जगह जो चुनाव हो रहे हैं, वहां पर कहीं भी कांग्रेस का कोई चांस होगा, मुझे नहीं लगता। फिर ये अगर रिजल्ट छत्तीसगढ़ से आ रहा है तो, और ये एक कांग्रेस के लिए समझिए कि एक मतलब समझिए कि आजकल भूकंप भी छोटे बड़े आ रहे हैं, बहुत बड़ा भूकंप हो जाएगा।
मतलब छत्तीसगढ़ में मान लीजिए उलट फेरोगे तो बाकी मध्य प्रदेश वही हो जाएगा क्या? आप ये कह रहे हैं? मैं मध्य प्रदेश में भी बहुत, आप अगर पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। हाँ, मध्य प्रदेश में बहुत क्लोज चुनाव है, बहुत क्लोज चुनाव। वहां भाजपा से भी 2-3 भारी गलतियां हुई है, वो मैं बोल सकता हूं, लेकिन अगर आप इजाजत दे तो ऐसे नहीं। सर वो ब्रेक के बाद वाले में, अभी नहीं, वो ब्रेक के बाद वाले में, क्योंकि अभी हम छत्तीसगढ़ फोकस। हाँ श्री साहब उंगली उठा रहे थे, क्या आप कुछ बताना चाहते हैं? मैं सतीश जी की बात, चूंकि वो मध्य प्रदेश की बात के मेरा गृह राज्य है, अभी मैं 2 दिन पूरे मध्य प्रदेश घूम के आया हूँ। मध्य प्रदेश में आज से 3 महीने पहले तक कांग्रेस बहुत ज्यादा एज में थी, 150 प्लस सीट दिखा समझ में आ रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा सा उसको कवर किया है, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे है। और जो स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी थी कि कार्यकर्ता अपने नेतृत्व से ऊब गया था और वहां पर जो करप्शन के कारण लोग परेशान थे, वह स्थिति मध्य प्रदेश में दिख रही है। इसका साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने उन 6 नेताओं को चुनाव में उतारना पड़ा है जो कभी ना कभी सीएम पद के दावेदार थे, लगातार दावेदारी कर रहे थे, और उनमें से ज्यादातर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ठीक, ये तो मध्य प्रदेश वाला था। अभी छत्तीसगढ़ पे वापस लौटते हैं। प्रेम कुमार जी, कई सारे मुश्किल के सवाल यहाँ पर रखे। अब ये क्या मिश्रा जी ने आ गया ना कंकड़ मार दिया, सारी थ्योरी हम लोगों की उलट दी। जो देख के यहाँ से अब तक लग रहा था वो एकदम पलटा हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इतनी सारी स्कीम्स चलाई हैं, और ठीक है भीतर का सब में होता है, किसी को टिकट नहीं मिला तो गुस्सा हो गया, या 2-4 ग्रुप चलते रहते हैं, हर सरकार में चलते हैं, ऐसा कोई तो बीजेपी वाले में नहीं होते हैं। क्या ये इतना बड़ा फैक्टर आपको लगता है कि परिणाम ही, मतलब जो अब तक एक परसेप्शन था, परिणाम नहीं कह सकते, एक परसेप्शन था, वो बदल जाएगा? देखिए नीरज जी, एक बात जो मिश्रा जी ने कही वो मेरा भी मूल्यांकन रहता है हमेशा, कि सत्ताधारी दल से हट करके अगर कोई दूसरे दलों में जाने लग जाए तो ये बहुत बड़ा संकेत माना जाता है कि उसके प्रति उसके लिए खतरे की घंटी है। लेकिन जो जाने वाले नेता किस कद के हैं, कितनी बड़ी संख्या है, ये सभी एक फैक्टर है उसको समझने का। तो मैं वो मिश्रा जी ने जो कहा है, ये संकेत जरूर है कि कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से खराब होगा, ये बिल्कुल है। लेकिन ये इस पर भी निर्भर करता है कि किस कद के नेता पार्टी छोड़ करके बीजेपी में गए हैं, ये अकाउंट करने की बात होगी। मगर समग्र रूप में अभी भी कांग्रेस को एज है, अच्छे से एज है, और कम से कम भी 20 सीटों का फासला रहेगा दोनों के बीच में, ये मेरा आकलन है। और इसका आधार वही लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, और उसके प्रति चूंकि ऐसे भी इससे पहले बीजेपी की 3 बार सत्ता रही थी लगातार, तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जनता का स्वभाव भी अगर उसमें देखें तो जो परफॉर्म किया है भूपेश बघेल की सरकार ने, उसमें कमी भी होगी तो वो एक और मौका देने के मूड में रहेगी, वो अपने स्वभाव के हिसाब से। तो शायद यही कारण है कि तमाम जो आकलन आए हैं उसमें भूपेश बघेल जो है अपर हैंड है, और बीजेपी उनको चुनौती देते हुए पहले से ज्यादा मजबूत दिख रही है, ये मेरा आकलन। जी, आपने एक बात कही कि नेता जब पार्टी छोड़ के जाने लगे तो उसका असर, ये क्यों आपको लगता है? ये लगने की बात नहीं नीरज जी। आप किसी भी चुनाव में देखिए, सत्ताधारी दल से अगर छोड़ करके और भी 2 ध्रुवीय चुनाव हो और सीधे अपोजिशन में दूसरी तरफ चले जाएं, और वो भी टिकट बंटवारे से पहले, ऐसा नहीं कि टिकट कट गया हो तब उसके मायने अलग होते हैं, होते आए हैं हमेशा से। किसी भी चुनाव में देखिएगा, बड़ी संख्या में अगर सत्ताधारी दल से छोड़ के विपक्ष में नेता जा रहे हैं, इसका मतलब है कि उसका आकर्षण खत्म हुआ, वो एक संकेत है कि वो सत्ता से या तो बेदखल हो रही है या उसकी स्थिति बहुत खराब है। ये मानी हुई बात है, मेरा भी आकलन है, इसलिए मैं शिशिर मिश्रा जी से यहाँ एग्री कर रहा हूँ। नेता बड़े और प्रभावी भी होने चाहिए, ऐसा नहीं कि छुटभैया नेता जा रहा है, राइट? बिल्कुल। अब इसका आप काउंटर सुनिए, ये हर्षवर्धन जी से सवाल है। उत्तर प्रदेश के बड़े तुर्रम खां नेता थे स्वामी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य, दूसरे वाले राजभर, दारा सिंह चौहान, पता नहीं कितने कितने लोग सब समाजवादी पार्टी चले गए छोड़ के। सब बड़े बड़े नेता हैं। मायावती के बाद नंबर 2 मानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, आप लोग, मैं हूँ या कुर्मियों का सबसे बड़ा नेता। लेकिन क्या हुआ परिणाम? हर्षवर्धन जी, ये कोई पैमाना है कि नेता छोड़ के जा रहे हैं तो पार्टी हार जाएगी?
नहीं कतई पैमाने की नीरज जी। और अच्छा तो एक मिनट रुको, पहले पहले प्रेम जी का हक बनता है। प्रेम जी 30 सेकंड प्लीज, बहुत छोटे में। हाँ, बहुत छोटे में। हाँ। देखिए, ऐसा भी नहीं था कि उसका प्रभाव नहीं दिखा। वो लोग गए तो बीजेपी को डेंट लगा। समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत भी 36% हुआ। इतने में पहले वो सत्ता में आ जाया करती थी, और सीटें भी उसकी अच्छी खासी बढ़ी। ये उसको अब भी ये पुष्ट कर रहा है, उसका खंडन नहीं कर रहा है जो मैंने कहा। अरे प्रेम कुमार जी, अब अपना आप जो न रफू कर रहे हो। चलो अब हर्षवर्धन जी आप बताओ। रुको ना मिश्रा जी, आप रुको पहले। हाँ कि नीरज जी, जब प्रेम जी ये कहते हैं तो भूल जाते हैं कि पूरा तथाकथित जो किसान आंदोलन था वो उस वक्त हुआ था। योगेंद्र यादव को बहुचर्चित बयान हमने पिच तैयार करके दी, अखिलेश यादव नहीं कर पा रहे हैं तो क्या है। सारे विश्लेषक प्रेम कुमार जी सहित हम लोग तो बहस में रहते थे, सब यूपी में एकदम राउट करा रहे थे, लग रहा था समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। तब भी हम लोग ये कह रहे थे कि आसानी से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से समझते हैं, छत्तीसगढ़ शिरीष जी बहुत अच्छे से समझते हैं, वो अच्छे से चीजें जान रहे होंगे। लेकिन एक बात समझिए, छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है कि कांग्रेस से जनता उस तरह से नाराज हुई। अब जो कुर्मी और साहू ये प्रतिद्वंदिता कितनी प्ले कर रही है, क्या साहू पूरी तरह से मोदी जी को देख के बघेल जी से नाराज हो गया? दूसरा, जो वहां एक कहें कि भीतरघात, उसको मैं नहीं कहूंगा, उसको मैं कहूंगा कि जो टीएस सिंहदेव के साथ खड़ा एक बड़ा वर्ग था, जिसको आप वहां का अगड़ा वर्ग मान लीजिए, गैर कुर्मी वर्ग मान लीजिए, वो किस तरह से प्ले कर रहा है, वो मुझे महत्वपूर्ण दिखता है। और मैं फिर से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी चढ़ान पर है, हो सकता है कि उसे सफलता कुछ मिल जाए, लेकिन वो उस गैप को अब कवर कर पाएगी। और मैं तो फिर से कह रहा हूं, बीजेपी इतना लेट क्यों चली? निश्चित तौर पर यह मुद्दा लगता है, भ्रष्टाचार ऐसे काम नहीं करता, उसमें कुछ दिखना चाहिए जनता को। अब भूपेश बघेल से सीधे जुड़ा 5.5 करोड़ रुपया दिख गया तो लोगों को असर करेगा, लेकिन क्या वो इतना असर कर पाएगा? क्योंकि दुबई में बैठ के वो वीडियो जारी कर रहा है, तो जनता फिर ये भी सवाल पूछेगी कि भैया दुबई से वीडियो जारी कर दिया, वो पकड़ा तो गया नहीं। तो इस तरह के सवाल चलते हैं, कौन अपने नैरेटिव को अच्छे से चला ले जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पहले से बहुत ठीक हुई है। जो लग रहा था कि एकदम मरी गिरी है, आज वो बहुत मजबूती से लड़ रही है। 60-40 की लड़ाई है, लेकिन क्या उसको और आगे पहुंचा पाएगी? 55-45 होगा या 50-50 होगा, ये मुझे भी थोड़ा सा मुश्किल दिखता है। ओके, मुश्किल दिखता है। अब मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद एक सवाल मैं और पूछूंगा जो ग्राउंड की रियलिटी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ चल क्या रहा है, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें हमको ग्राउंड पर जाके समझनी इसलिए चाहिए कि आप लोगों को याद होगा, तो एनालिस्टों को हरियाणा का चुनाव याद करिए, पिछले दिनों था, है ना, और ये यही सब बीजेपी के अंदर में और इधर उधर सब थे। उसके परिणाम से पहले तमाम एनालिस्टों ने कहा था कि हरियाणा में दिल्ली हो जाएगा, इतनी भारी जीत खट्टर जी जीत के आएंगे। खट्टर जी को सरकार बनाने के लाले पड़ गए थे भाई साहब, इसलिए बड़े बड़े दावे इस समय किसी को नहीं करने चाहिए। मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूँ, दावे करो तो फिर उस पर टिके रहो। ब्रेक के बाद इस पर बातचीत करेंगे। रहे हैं छत्तीसगढ़ के चुनाव का हालचाल क्या है, वहाँ क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं, इसी पर बातचीत हो रही है और अभी काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शिरीष, आप इशारा भी कर रहे थे कुछ बताने के लिए, वो बताइए। साथ ही एक चीज़ और, ये महादेव वाला मामला कुछ सिरे चढ़ेगा क्या? नीरज, जो मैं बताना चाह रहा था कि जिनका भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ऊपर जा रही है, तो आपको एक छत्तीसगढ़ के बारे में एक बेसिक चीज बता दूं कि छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टियों का जो बेस लाइन है वो 35 सीट है, तो 70 सीट हो जाती है। बची जो 20 सीट है उसमें जिस पार्टी के पास 12 सीट होंगी वो पार्टी सरकार बनाएगी। पिछला चुनाव बहुत कारणों से अलग था, उसका इंटरप्रिटेशन लोगों ने बहुत अलग किया। इवन जीतने वाले दल ने और हारने वाले दल ने भी उस मुख्य मुद्दे पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जिसके कारण वो जीते और जो हारे। दोनों के लिए कहना बड़ा सुविधाजनक था कि हम किसान के कारण हारे, और कांग्रेस का कहना ये सुविधाजनक था कि हम किसान के कारण जीते, क्योंकि ये डॉक्टर रमन सिंह को भी सूट कर रहा था, क्योंकि वो 2 बार से बोनस नहीं दे पा रहे थे। मोदी जी उनके बोनस की बात को सिरे से नकार रहे थे, तो उनके लिए भी कहने ये एक बहुत जरूरी हो गया था कि हम किसान के कारण हारे। दूसरा एक मुद्दा था छत्तीसगढ़ स्वाभिमान की बात, छत्तीसगढ़ अस्मिता की बात। उसके लिए भी दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी लाइन ली कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ियों से जुड़ नहीं पाए इसलिए हम हार गए। कांग्रेस का कहना था कि हमने छत्तीसगढ़ियों का ध्यान रखा इसलिए हम जीत गए। किसी ने इस बात पर जोर नहीं दिया चुनाव के एनालिसिस में कि यदि किसान का मुद्दा था तो मध्य प्रदेश में इतनी क्लोज फाइट क्यों हुई।
और छत्तीसगढ़ में एक तरफा क्यों हुआ, राजस्थान में भी एक तरफा क्यों हुआ। सबसे उसमें महत्वपूर्ण बात थी जोगी फैक्टर, जिसको लोग नकारते हैं कि जोगी जी ने 4 संभागों में भारतीय जनता पार्टी का नुकसान किया, एक संभाग में फायदा दिया। जितनी भी सीट बीजेपी की आई वो बिलासपुर संभाग की सीट है। और दूसरा मुद्दा, जिस साहू मुद्दे की बात की जा रही है, तो साहू वोटर अमूमन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा और उसकी वोटिंग पैटर्न एक ही पार्टी को पूरा वोट देने की है। तो साहू वोटर उस समय 2 हिस्से में बंट गया, जो कुछ हिस्सा कांग्रेस में चला गया, कुछ हिस्सा जनता कांग्रेस जोगी में चला गया, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ा। और उस इंटरप्रिटेशन को सभी ने नकारते हुए लगातार किसान और छत्तीसगढ़ स्वाभिमान की बात की, क्योंकि ये दोनों पार्टियों के लिए अपनी अपनी फेस सेविंग के लिए बहुत अच्छी स्थिति थी। भूपेश बघेल जी को बताना ये बहुत सुविधाजनक था कि हम रमन सिंह के भ्रष्टाचार, उनकी सरकार में लगे भ्रष्टाचार, उनकी सरकार की एरोगेंसी, उनका अपने कार्यकर्ताओं तो इस बार क्या है, इस बार ये किसान साहू और इसका क्या मूड है इस समय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आप घोषणा पत्र देखेंगे तो उसने कांग्रेस ने उनसे 100 रुपए ज्यादा दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1 क्विंटल पर एकड़ पे ज्यादा खरीद रही है। यदि आप टोटल आकलन में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी 5 साल का करेंगे तो 33,500 रुपए भारतीय जनता पार्टी ज्यादा दे रही है। कांग्रेस कोई नई चीज नहीं ला पाई, भारतीय जनता पार्टी ने लगभग उनकी चीजों से भी आगे निकल गए। यदि आप घोषणा पत्र का एनालिसिस करें, उन्होंने मध्याह्न भोजन के साथ नाश्ते का प्रोविजन कर दिया, महिलाओं के लिए नारी बंधन में 12,000 रुपए देने की बात कर दी, और ऐसी उन्होंने तमाम योजनाएं, उनकी चरण पादुका योजना थी जो आदिवासियों के लिए, वो उन्होंने शुरू कर दी। कांग्रेस ने तेंदुपत्ता का बोनस भारतीय जनता पार्टी ने 5500 रखा, उन्होंने 6000 कर दिया, लेकिन तेंदुपत्ता का जो संग्रहण दर थी और जो बोनस भारतीय जनता पार्टी ने 4500 रुपए रखा था, वो कांग्रेस ने 4000 कर दिया। तो बात दोनों जगह बराबर हो गई। और तेंदुपत्ता का संग्रहण भारतीय जनता पार्टी, वोटर कंफ्यूज हो गया है मिश्रा जी, आपने कंफ्यूज कर दिया। अभी बताओ, मैं वोटर हूं, मैं किधर जाऊं, कौन सा ऑफर बढ़िया है? देखिए, ऑफर के हिसाब से तो नहीं जाएंगे। हाँ, मैं आपको एक जो छत्तीसगढ़ का मिजाज बता रहा हूँ, वो ये बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे भी या भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने कांग्रेस के वोटर को कई हिस्से में विभक्त कर दिया है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भोगना पड़ेगा। इस चुनाव में कांग्रेस भोगती हुई दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस को मैनेज नहीं कर पाई, कुछ अपने लोगों को मैनेज नहीं कर पाई और कुछ चीजों का वो मिजाज नहीं समझ पाई। उनको लगा कि हम केवल किसान के बदौलत हम पूरी सरकार निकाल ले जाएंगे। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान, भारतीय जनता पार्टी ने इतने नए मुद्दे खड़े कर दिए और इतने तरह का इक्वेशन हर सीट पर खड़ा कर दिया कि कांग्रेस के लिए अब मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस इस मुश्किल को समझ रही है। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक आपका सवाल था महादेव ऐप को लेकर। हाँ, तो महादेव ऐप का मुद्दा वहां तक काम कर रहा है जहां पर शहरी इलाके काम कर रहा है। वहां पे शहरी इलाकों में काम कर रहा है क्या महादेव ऐप? जी, शहरी इलाकों में वर्क कर रहा है महादेव ऐप क्या? लोगों के दिमाग में चढ़ गया है क्या ऐसा? देखिए, टॉक ऑफ द टाउन है। चाहे आप भिलाई की बात करें, चाहे दुर्ग की बात करें, चाहे राजनांदगांव की बात करें, चाहे रायपुर की बात करें, चाहे बिलासपुर की बात करें, चाहे महासमुंद की बात करें, चाहे धमतरी की बात करें, आप जो शहरी इलाके छत्तीसगढ़ में अमूमन जो ग्रामीण इलाके कहलाते हैं, वो शहरी इलाकों में, कस्बाई इलाकों में तब्दील हो चुके हैं। वहां पर ग्रामीण जैसी कोई स्थिति नहीं है। भूपेश बघेल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी पाटन, जो एक ग्रामीण इलाका माना जाता था, उसमें रायपुर के कम से कम 3% से 4% लोग रहने लगे हैं। खारो नदी क्रॉस करते ही उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी लग जाती है दोनों जगह, रायपुर से लगे इलाके में भी, भिलाई जाते समय भी, और उनके इलाके में मॉल आ गए हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स आ गए हैं, और वहां पर जो लोगों को रहन सहन का स्तर है, जिस तरह के उद्योग हैं वहां पर, जिस तरह की बिल्डरशिप है, तो मोबाइल ऐप के थ्रू अगर ये कार्य हो रहा है तो फिर लोग जानिए। तो मैंने पहले कहा था कि टॉक ऑफ द टाउन, मतलब चर्चा तो है, अब इसका असर क्या होगा पता नहीं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कई सारे इश्यूज जो ये गिना रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, ये हो सकता है कि अंदर अंदर चीज़ें चल रही हो, बहुत बाहर निकल के आती हों कि, लेकिन अभी भी देखिए एक बहुत बारीक सी बात शीरीष ने कही कि काउंटर ऑफर और ऑफर में मैच चल रहा है ना, कि हम धान इतने में खरीदेंगे, तेंदुपत्ता को इतना बोनस मिलेगा, महिला बंधन को एक नया बताया इन्होंने, जो लाडली बहना टाइप का कोई योजना है। ये सब चीज़ें एक्चुअली ग्राउंड पे बहुत करारे कंपैरिजन में चल रही हैं। नहीं, निश्चित तौर पर नहीं रजी। और जिस दिन ये जो इनका भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया, तो मुझे कई फोन आए और उन्होंने कहा कि आप लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में पीछे है। इस घोषणा पत्र को, इस संकल्प पत्र को आप ध्यान से देखिए।
ये धान का कटोरा कहा जाता है, और एक बड़ी वजह होती है कि उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, आप उनसे कितनी खरीद कर रहे हैं, कितने पर कर रहे हैं। और मैं सच कहूं, प्रधानमंत्री जी रेवड़ी फ्रीबीज कल्चर को लेकर बहुत चेतावनी देते हैं, कहते हैं। वैसे तो शिवराज सिंह चौहान भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, अशोक गहलोत भी राजस्थान में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ऑफर कर रही है, मुझे लगता है कि एक तो फ्रीबीज पॉलिटिक्स का वो चरम है, और उसका प्रभाव होता है, निश्चित तौर पर होता है। अलग अलग जगह पर हम देख रहे हैं, वो राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए और उसके लिए कितना अच्छा होगा नहीं पता, लेकिन अगर आप उसको देखें तो एक के बाद एक ऐसी योजनाएं उन्होंने घोषित की हैं, सीधे पैसे देने से लेकर, तेंदूपत्ता खरीदने से लेकर, धान खरीदने से लेकर, ये जो चरण पादुका योजना है इसको लेकर, जो अगर कोई चाह रहा है कोई उद्योग रोजगार करने को, उसको लेकर हर तरह से उन्होंने योजना दे दी है। बस मेरी यहां एक ही चीज पे जाके, क्या इतने दिनों में वो कवर कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने मोमेंटम पलटने की कोशिश की है, और अगर जो एक चीज जिसको हम लोग यहां से बैठकर देख रहे थे कि भाई भूपेश बघेल की ताकत इतनी है, और मैंने कहा ना कि कैंपेन कांग्रेस ने पलट दिया, भूपेश बघेल को एक चेहरा नहीं रखा, तो कुछ तो उनको भी समझ में आ रहा होगा। लेकिन जो शिरीष कह रहे हैं, अगर उनकी कही हुई बात सही है कि जो उधर मोनोपोली हो गई, एक ऐसा नेता आ गया जो एकदम से लगा कि वही कांग्रेस है, तो शायद वो भारतीय जनता पार्टी के नेता न होना उसको कंपनसेट कर रहा हो, और मुझे लगता है कि वो अगर होगा तो निश्चित तौर पर काम करेगा। अब वो कितना काम करेगा, कि 10% बढ़ा देगा क्या, ये सवाल है। सतीश जी, 10% बढ़ाएगा क्या? वैसे ये मेरा इसमें मत ये है हर्षवर्धन जी, कि मान लो बीजेपी में कोई चेहरा भी होता तब भी वो उससे काउंटर नहीं होता है। ये एक कांग्रेस कल्चर की प्रॉब्लम है कि उनके यहाँ पावर सेंट्रलाइजेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि राज्यों के स्तर पे भी, अभी कमलनाथ जी का एरोगेंस देखो ना, अखिलेश, अरे भाई साहब आपका पार्टनर है यूपी में वो, तो ये एरोगेंस दिखाता है कि आपको लग रहा है कि मैं तो जीत ही रहा हूँ, अब क्या अखिलेश कौन है। एक लाइन नीरज जी जोड़ दूं मैं, जो भारतीय जनता पार्टी की पहली जो सूची आई थी, और वो मैं आपको बताऊं कि चाहे मध्य प्रदेश हो और चाहे छत्तीसगढ़ हो, बीजेपी ने प्रयोग किए हैं, जोखिम लिए हैं। पहली सूची में ढेर सारे ऐसे नाम हैं जो वहां जिला पंचायत में रहे, जो लोकल लेवल पर काम करते रहे, और बहुत सी नई लीडरशिप को प्रयोग के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। कहा यह जाता है कि अमित शाह ने ऐसी करीब 30 सीटों पर प्रत्याशी, बिल्कुल जिसको कहते हैं उनके फीडबैक सिस्टम से वो दिए। अगर वो वर्क कर गया तो ये एक चीज है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जिसको हम कह रहे हैं कि अंदर अंदर कुछ काम कर रहा है क्या, तो वो काम करेगा, उनको वो लाभ हो। सतीश जी, हम लोगों ने काफी 40-50 मिनट तक ये फैला दिया, आप समेटने की बारी आ गई, समराइज करिए सर, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, संक्षेप में रखिएगा सर। देखिए, छत्तीसगढ़ में हम कैसे समराइज करें, सबकी अपनी अपनी राय है। मैंने तो आपसे एक ही लाइन में अपनी बात कही कि अगर छत्तीसगढ़ कांग्रेस हारती है तो बहुत चिंता का विषय है उस पार्टी के लिए, क्योंकि मैं उसे मॉडल स्टेट मानता हूं कांग्रेस के लिए, और उनका एक्सपेरिमेंट करना मैं समझता हूं कि नई कांग्रेस का, या राहुल गांधी के समय में कहिए, तो वो मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए अब इच्छाधारी पत्रकार और इच्छाधारी कई तरह के लोग होते हैं जो ओपिनियन पोल वाले होते हैं, उसके हिसाब से तो कोई भाई अपनी बात, अपने मन की बात तो नहीं कह सकते। जो चीजें समझ में आती है, देखने को मिलती है, तो उसके आधार पर आप अपनी बात कह सकते हैं, है ना। आपके चैनल पे मैं कह रहा हूं तो मैं क्या बहुत बड़ा पंडित हो गया? मैं आपके चैनल पर बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में सही प्रेडिक्शन किया। इसका मतलब मैं एकदम तुर्रम खान तो हूं नहीं। जब इच्छा चली आए बीच में और आपका एक झुकाव होने लगे, तब आप कोई चीज नहीं कर सकते। हम लोग जो यहाँ बात कर रहे हैं गलत हो सकते हैं, लेकिन कोई हमारी इच्छा नहीं है। हम जो अब समझ पा रहे हैं, मैं शिरीष जी की बातों में कुछ देख रहा हूं कि हो सकता है कि उसमें दम हो, कई ऐसी बातें हैं और कांग्रेस के लिए संभव भी है। फिर भी मेरा मानना है कि एकांगी नेतृत्व को लेकर के कांग्रेस में तो बहुत ज्यादा भयानक बवाल होते रहते हैं अलग अलग गुटों द्वारा। फिर भी जातिगत समकरण वगैरह 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 सब मिला के हम देखते हैं, कुछ तो एज कांग्रेस वालों को वहां रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और एक बात आपने कहा था जो बाद में पूछेंगे, तो मैंने कहा ठीक है जी मैं बोल देता हूं, तो आपने कहा बाद में पूछेंगे। तो जो मध्य प्रदेश की बात है, मैं बता देता हूं आपको, कुछ एक इनपुट मुझे आज मिले। वहां पर 2-3 चीजें हैं, वहां भी क्लोज है चुनाव, बहुत क्लोज है, जैसा हमें भी प्रतीत होता है।
ओहो, सतीश जी कहाँ चले गए? सतीश जी की आवाज़ चली गई। सतीश जी आपकी आवाज़ चली गई, एकदम नहीं आ रही। सतीश जी दिक्कत आ गई आपकी, उसमें एकदम आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। लेकिन आपकी इतनी बात मैं सुन पाया कि मध्य प्रदेश में बहुत क्लोज फाइट है वहाँ पे, ये नहीं है। इसमें एक बात कह दूँ, चूँकि हम लोग पत्रकारों की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, हर जर्नलिस्ट अपने हिसाब से अपने एनालिसिस करता है, अपनी जो समझ है उसकी, जो उसका ऑब्जर्वेशन उस पर रखता है। वो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। तो इसलिए इस आधार पर पत्रकारों की, एनालिस्टों की आलोचना नहीं करनी चाहिए कि फलाने जी ने तो ऐसा कहा था, ढिमकाने जी ने ऐसा कहा था और ऐसा हुआ। मैं इससे नहीं मानता हूँ, क्योंकि सब आदमी अपनी समझ पे करते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि अपनी इच्छा और एजेंडा को चलाएं, तो वो अपनी इज्जत प्रतिष्ठा दांव पे लगाएंगे, उसमें फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं मानता हूँ कि आवाज़ टाइम जो लोग आते हैं वो अपनी इज्जत और दांव को नहीं लगाते, सोच समझ के वही बोलते हैं जो उनको ग्राउंड पर दिख रहा है। मे बी राइट, मे बी रॉन्ग, ये तो चलता रहता है, इसमें क्या दिक्कत है। तो वेरी क्विक कमेंट। शिरीष जी, फाइनली आपको लग रहा है बीजेपी एज में है? मैंने आपको जहां से बात शुरू की थी कि मैंने कहा था कि नहीं, जितना कुछ बोला उसको अब 30 सेकंड में समझाइएगी। आश्चर्य भी हो सकता है और हंसी भी आ सकती है, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ। हाँ, जो मुझे फील्ड में दिख रहा है, कांग्रेस जिस तरह से दिन प्रतिदिन अपना ग्राउंड खोती जा रही है, हाँ। जो मैंने बात बोली, यदि वही परिणाम है तो आप आश्चर्य मत कीजिए। नहीं, बिल्कुल। अभी मैं तो अब आपकी मतलब 3 तारीख को आप यहीं बैठेंगे और आपका जो है लिटमस टेस्ट भी हो जाएगा। उसमें क्या हाथ कंगन वारसी क्या, मैं ये मजाक में नहीं कह रहा हूँ, सीरियस नोट पे शिरीष जी आप जुड़िएगा, क्योंकि ग्राउंड से आपकी जो समझ है वो मैं पिछले चुनाव में देख चुका हूँ, इसलिए मैं उसको नकार नहीं रहा हूँ। प्रेम कुमार जी, फाइनली 30 सेकंड है सर, एज किसका है? ये निश्चित रूप से जो बात हुई, जैसे ये बताना कि हम प्रीवियस में कंपटीशन हो रहा है, तो कंपटीशन में एक बात जो होती, जो निर्णायक होती है, वो ये होती है क्रेडिबिलिटी। कि जो आप ऑफर कर रहे हैं, जैसे बीजेपी जो ऑफर कर रही, कांग्रेस से कुछ बढ़ा चढ़ा के मान लीजिए कर रही, वो विपक्ष में है, ज्यादा कर रही, तो क्या वही ऑफर वो दूसरे स्टेट्स में भी कर पा रही है, या उसने किया है, या पहले जब सरकार थी तब क्या था? इन सब आधार पर उसकी क्रेडिबिलिटी के आधार पर ऑफर को जनता लेती है। मुझे अब भी लगता है कि कांग्रेस जो है कंफर्टेबली आ रही है, इसके बावजूद कि बीजेपी की सीटें वो अपने वो जो बेस लाइन बता रहे थे शिशिर जी 35 सीट, उससे थोड़ी कम ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। जी ओके, हर्षवर्धन जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, राजनीति बड़ी ना माया महा ठगनी टाइप का मामला है। 72,000 का ऑफर छोड़ के लोगों ने 6,000 पकड़ लिया। अभी क्या कहा जाए, मैंने बताया नहीं, हरियाणा में दिल्ली जैसी जीत की उम्मीद लगा बैठे तो वहाँ पर सरकार बनाने के लाले पड़ गए। छत्तीसगढ़ में क्या पलट जाए किसी को नहीं पता। तो ये राजनीति ना बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है दोस्त। 30 सेकंड बताओ, 40 सेकंड ले लो, चलो। निश्चित तौर पर। और देखिए, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, हाँ। भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत पीछे थी। हाँ। लेकिन सेंटिमेंट बदला है, वो चढ़ान पर है। मैं चढ़ान शब्द 3-4 बार बोल रहा हूँ, जानबूझ के शब्द बोल रहा हूँ। हाँ। और वो क्यों है पता नहीं, भूपेश बघेल पहली बार आत्मविश्वास खोते दिखे, लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, कांग्रेस एज पर है। अब भारतीय जनता पार्टी वो एज इतनी जल्दी खत्म कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात मैं कह दूं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्लियर कटेज है, भाजपा ने अपने लूप होल्स टाइट कर लिए। जी सतीश जी, आप इशारा कर रहे थे, कुछ आप जोड़ना चाह रहे हैं? अरे इतना ही कह रहा हूँ, अशोक गहलोत और क्या नाम है अपने भूपेश बघेल का किस्मत उनके घोषणाओं से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मतलब घोषणा पत्र से नहीं, उनकी डिलीवरी से तय हो। क्या डिलीवरी उन्होंने ग्राउंड पे किया, क्या डिलीवरी ग्राउंड पे हुई है, क्या मुद्दे चल रहे हैं और लोगों का मन क्या है, वो किस तरह से वोट करना चाहते हैं अपनी नई सरकार बनाने के लिए। इसी प्रश्न को हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अलग अलग व्यूज़ इसमें आपने देखे। शिरीष ने आके एक एकदम नया पर्सपेक्टिव दिया, जो कि अब तक की राष्ट्रीय चर्चाओं में कोई मानता नहीं था कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन शिरीष ने अपना व्यू रखा है। अब परिणाम हम लोग इंतजार करेंगे 3 दिसंबर को जब आएगा, तो क्या उसमें नतीजा निकलता है, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अगेन डिस्क्लोजर है, पत्रकारों की अपनी राय है, इसकी आलोचना इस आधार पर नहीं करनी चाहिए कि फलाने जी ने ऐसा क्यों कहा। अरे भाई, हमको जो दिख रहा है हमने कहा, गलत हो सकता है, सही हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।